होंगे, 50 साल के लगभग की वो महिला रही होंगी, बहुत बीमार थी और मैं समझता हूं उन्हें तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत थी। पूरे दिन से वो भटक रहे थे, लेकिन हमें शाम में ही पता चला और तब हमने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और लोगों से बात की, तब भी उनको 1.5 से 2 घंटा लग गया भर्ती होने में। और आज दिन तक आते आते पता चला उनकी हालत सीरियस है। फिर मैंने पता किया, मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, भी दिल्ली की, बंबई की, बेंगलोर की, या आपके कोलकाता की, या लखनऊ की बात करेंगे, या बनारस की बात करेंगे, लेकिन मैं अपने मेरठ की बात बता रहा हूं आपको। तो मैंने आज पता किया, हालांकि पता चल रहा था, लेकिन कभी कभी कई चीजों में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा ये सोचता हूं, कोई भी अगर अच्छा करे, कोई भी अगर बेहतर करे, तो उसका सहयोग करना चाहिए। मेरा अपना मन ये है, और मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूं कि कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है, वो किसी दल का हो, किसी संगठन का हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, तो उसके अच्छे काम को गलत कहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन कल से मैंने देखा और आज तक देखा, लगभग 200 के करीब मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं मेरठ में। मैं डॉक्टर से, नाम नहीं बताऊंगा उस डॉक्टर से, कई डॉक्टरों से चर्चा की, एक विशेष डॉक्टर से चर्चा की जो वहां पर काम दिख रहा है। मैंने उनसे पूछा कि कितने ऐसे मरीज हैं जो इनमें ठीक हो सकते हैं। पता है क्या कहा उस डॉक्टर ने? 200 में से मात्र 20 से 25 ऐसे मरीज हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ठीक हो जाएंगे। बाकी लोगों की हालत सीरियस है, क्रिटिकल है, और पता नहीं कब उनकी मौत हो जाए। मैं ये देख रहा हूं कि सारे के सारे इंतजाम कम पड़ जाएंगे। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास। फोन ये आ रहे हैं जो अन्य रूप से मरीज हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, जिनके ऑपरेशन होने थे सरकारी अस्पतालों में, या जिनको प्राइवेट अस्पतालों में अपना अन्य इलाज कराना है, जो कोरोना से अन्य इमरजेंसी सेवाएं हैं। किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी के ब्रेन एम्ब्रेज हो गया है, किसी को हार्ट की एकदम से अचानक से प्रॉब्लम हो गई है और ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। आपके सामने वो भयावह तस्वीरें आई होंगी जो आपके लखनऊ की, बनारस की, जो सामूहिक रूप से लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। वहां की तो बात छोड़िए, कोरोना से सरकार ने यह कहा कि गाजियाबाद में मौतें ही नहीं हो रही, और आप चले जाइए हिंडन पर, कोई जाकर पता कर लीजिए, लंबी की लंबी लाइनें लोग लेकर खड़े हुए हैं, और कई के तो परिजन वहां पर पहुंच ही नहीं रहे। अंतिम संस्कार करने के लिए 10-10 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है, तब अंतिम संस्कार हो पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं अस्पतालों में, जो मैं सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट कि सरकार अगर पूरे 1 साल में अगर इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देती, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कई अन्य चीजों में आज हमको परेशानी झेलनी ना पड़ती। जैसे क्या कर सकती थी सरकार? जैसे जितना बजट था उस बजट में दुगने और तिगने का इजाफा करके हम लोग ये कर सकते थे कि कभी भी आकस्मिक रूप से अचानक सडनली कोई परेशानी, दिक्कत देश में आ जाए, तो हमारे पास हेल्थ सेक्टर में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम उस परेशानी, उस दिक्कत का, उस इमरजेंसी का सामना कर सकते हो। ऐसी हमारे पास कोई चीज उपलब्धि नहीं होती। अगर मान लिया कहीं पर कोई दिक्कत और परेशानी अचानक से आ जाए, तो हमारे यहां पर मेडिकल जैसी सुविधाओं की इतनी ज्यादा कमी है कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि एक छोटी मामूली बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को आपको भर्ती कराने के लिए कई बार कितनी बड़ी बड़ी सिफारिशें करनी पड़ती हैं। उसके बावजूद भी वो सिफारिशें तब तक कंप्लीट होती हैं जब तक पूरी होने का उनको नंबर आता है, तब तक वो मरीज मर जाता है। आप सोचिए कैसी स्थिति है। ऐसी इस समय कोरोना के समय में जो अन्य बीमारी से पीड़ित लोग हैं, मेरे पास सुबह सुबह एक व्यक्ति, एक सज्जन आया, उनके पैर में कैंसर है। उन्हें 14 तारीख की डेट मिली हुई थी एम्स की, दिल्ली की, ऑल इंडिया हॉस्पिटल की, आपके दिल्ली की डेट मिली हुई थी, लेकिन वहां से दिल्ली से मैसेज आ गया
कि अब हम वो सर्जरी नहीं कर सकते। सोचिए, किसी व्यक्ति के पैर में कैंसर है, उसका पैर कटने के लिए डेट मिली हुई है और उसको ये कह दिया जाए कि अभी हमारे पास अन्य पेशेंट आ रहे हैं तो आप वेट कर लीजिए, वो तो जीते जी मर जाएगा। और ऐसे कितने हजारों लाखों पेशेंट इस समय पर हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। लेकिन ये अचानक से जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, आपने जगह जगह देखा होगा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये जो ऑक्सीजन की कमी जैसा शब्द है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। अगर हम वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है, अगर हम अपने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे, बेड मुहैया नहीं करा पा रहे, तो सोच के देखिए वेंटिलेटर कहां पर होंगे। वेंटिलेटर तो दूर से दूर तक मतलब ही नहीं है। हालांकि वैक्सीन की बात चल रही है कि 45 साल की एज से ऊपर वैक्सीन लगेगी, लेकिन किसी ने सरकार में सवाल नहीं उठाया, ना बताया कि जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं, जिनमें इम्यूनिटी पावर पहले से ही कम है, जो अन्य अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, कैंसर के मरीज हैं, किडनी का मरीज है, पहले से हार्ट के मरीज हैं, शुगर के पेशेंट हैं, अन्य किसी अन्य अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, उनको कोरोना एकदम से लग जाएगा, लग जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। वो किसी एज के भी वो लोग हैं, उनके अगर ये वाला टीका जिसको कह रहे हैं कि ये कोरोना को रोकने में लाभदायक है, हालांकि कई लोगों को उस टीके के बाद भी कोरोना हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर ये विश्वास सब लोग करके चल रहे हैं कि कुछ वो रोकथाम करेगा और उसके लिए, लेकिन इन लोगों के लिए उसको सबसे पहले रखा जाना चाहिए था। चाहे वो वृद्ध लोग हैं, चाहे वो बीमार लोग हैं, उन सबको टीका लग जाता। लेकिन आज इस समय पर मुझे कहते हुए बहुत रोष है। मैं सब लोगों से, अपने नौजवान साथियों से, मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे मानने वाले लोग हैं, मैं अपने तमाम नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि किसी को कहीं पर भी कैसी जरूरत है, आप सब लोगों की इनसे दूर रहिए। इनसे दूर इसलिए रहिए क्योंकि इनका काम सिर्फ यही है। मैं नहीं कहना चाहता कि कौन कौन लोग रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, हमारे यहां पर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन अन्य अन्य जगहों अपेक्षा आदमी करते हैं कि अगर वो कुछ काम करेंगे तो वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी। एक नजीर होता है प्रधानमंत्री का कोई बयान, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी खुद रैलियां कर रहे हैं तो आप किसी को कैसे समझा पाओगे जी। जब प्रधानमंत्री जी 20-20, 30-30 हजार आदमियों की रैली कर रहे हैं, वो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े हैं वहां पर, उनके सामने खड़े होकर वक्तव्य दे रहे हैं आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। इससे कितनी बेहतर सीख वो दे रहे हैं। उनको तो चुनाव आयोग को जिस दिन से कोरोना ज्यादा बढ़ने लगा, ये सीधे सीधे कह देना चाहिए था कि मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा और मैं सर्वदलीय बैठक बुलाता हूं। प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और उनको कह देना चाहिए था कि हम सब लोगों को मिलकर चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि ये 8 चरणों के बजाय पश्चिम बंगाल का चुनाव, जितने भी चरण बचे हैं, एक बार में चुनाव को खत्म कर दीजिए, सारी रैलियों पर रोक लगा दीजिए और सिर्फ चुनाव से संबंधित 5 लोग घूमे या कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते जिससे इतनी तेजी से वहां पर ये चीज ना बढ़ती। कई बार कोरोना के लिए कहा जाता है कि ये एक जगह जहां पर लोग बिल्कुल ठीक हों वहां पर कोरोना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं अन्य जगह से व्यक्ति आ जाए जिसको कोरोना हो तो उससे ये कोरोना फैल सकता है, दूसरी जगह जा सकता है। तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे समय पर जो पश्चिम बंगाल में अलग अलग राज्यों के लोग, दिल्ली से अलग अलग जगह से लोग वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जहाज में बैठकर, रेलगाड़ियों में बैठकर, गाड़ियों में बैठकर वहां पर पूछ रहे हैं क्या ये कोरोना बढ़ाएगा या कोरोना घटाएगा। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इसके बारे में जरूर, जब आज 8 बजे ब्रीफिंग की होगी उन्होंने, या कल को 11 बजे जब वो पूरे देश को मन की बात बता रहे होंगे, तो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा कहना यही है कि आप जरूर इस चीज को बताएं कि आपने ऐसी मिसाल क्यों पेश नहीं की। आप सबसे बड़े ओहदे पर हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। हमसे गलती हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति से गलती हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति से गलती हो सकती है, लेकिन आप बताइए इस चीज को कि आपने ऐसी गलती क्यों की। ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठकर आप लगातार ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं। मैंने तो अभी देखा, अभी पढ़ा,
अभी तो 6 रैलियां और मोदी जी करेंगे। उनके जेपी नड्डा, उनके अमित शाह, वो कितनी रैलियां करेंगे वो जाने, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री जी और रैलियां करने जाएंगे और बाहर के लोग वहां पर पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में अब तीसरे नंबर पर है कोरोना के मरीज और तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में और सूरत, आपके राजस्थान और महाराष्ट्र के बारे में सिर्फ ये कह सकता हूं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ में स्थिति देखो, इतनी भयावह स्थिति है कि एक रिटायर्ड जज लगातार एम्बुलेंस की मांग करते रहे अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए। उनकी पत्नी के प्राण चले गए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। उनको खुद को कोरोना है। उन्होंने कहा कि अब इसका अंतिम संस्कार करा दो, मुझे कोरोना है, कोई मेरे परिवार में नहीं है। और तब सोशल मीडिया पर यह बात चली, तब किन लोगों ने देखा, तब उसकी मदद हुई। ऐसी लगातार तस्वीरें आ रही हैं जो झंझोर कर रख देने वाली तस्वीरें हैं, जिनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने डॉक्टर साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरठ में बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे अस्पताल, लेकिन मेरा सब लोगों से एक निवेदन है, डॉक्टर साथियों से सबसे पहला निवेदन है कि आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने, आपने अपनी मेहनत से जो हुनर सीखा है, ये जो हुनर है, इसे कम से कम सेवा के लिए लगाइए। और इस समय पर, जब कोरोना का समय चल रहा है, इस समय पर, इस आपदा के समय पर, आप लोग देश की सेवा के लिए जरूर निकलिए। जो हमारे सरकारी डॉक्टर हैं, वो सैलरियों में कई जगह से खबरें आ रही हैं, उन्होंने अपने प्राणों को अपने मरीजों के लिए देखते देखते अपने प्राणों को लगा दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर देश के लिए कर दिया। लेकिन जैसे ही हम हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट डॉक्टर्स में जाते हैं, तब हम देखते हैं कि उनकी जो भूख है पैसे की, उनकी जो लालसा है पैसे की, वो किसी भी की भी मृत्यु से ज्यादा पहले उनको पैसे हैं। और मैं देखता हूं लगातार दूर से देखना, अनाप शनाप बिल लगा देना, और ऐसी आपदा में पैसे कमाना। ईश्वर को मानकर सोचिए, ईश्वर से डरिए कम से कम। पता नहीं कब किसको मौत आ जाए, कब किसके झपट्टा मौत मार दे। इसलिए कम से कम भगवान से डरिए, ईश्वर से डरिए। आपको जो ये हुनर मिला है, आपको जो ये चीज मिली है, इसे कम से कम ऐसे विपदा के समय पर लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करिए। मेरा तमाम प्राइवेट डॉक्टरों से कहना है। इसके साथ साथ मैं तमाम उन नौजवान साथियों से अपील करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, एक तो लड़ाई झगड़ा ना हो, जल्दी से भी निपटने वाले हैं ये तमाम हमारे जो हैं चुनाव, पंचायत के निपट जाएंगे, अभी 10-15 दिन में निपटने वाले हैं। हालांकि कोरोना 2 लाख से ऊपर की संख्या पहुंच गई है, 2.25 लाख तक एक दिन में कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। लेकिन अगर संपूर्ण जांच हो जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं 5-7 लाख और 10 लाख भी शायद रोज के मरीज बढ़ रहे होंगे। तो मेरी तमाम नौजवान साथियों से अपील है, जहां पर भी आप किसी की जितनी मदद कर सकते हो, वहां पर किसी गरीब की, परेशान की, लाचार की, और जीवन से पहले और जीवन के बाद जो मदद कर सकते हो, तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप जरूर मदद करेंगे। और तमाम उन चीजों को देखते हुए कि जो भी परेशानी, दिक्कतें हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया, ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा एम्बुलेंस का 102 और 108 नंबर का प्रदेश को दे दिया था, जिससे आज वो एम्बुलेंस काम आ रही है, जनता को लाभ दे रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू धर्म के मानने वाला हूं। हमारे साथी बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। कई लोग सिख लोग हैं जो हमारे गुरु जी को मानते हैं, जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, गॉड कहते हैं। मैं उन सबसे कहता हूं, हम सब लोगों को इंसानियत के लिए काम चलना चाहिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, सब लोग अपने घरों पर हैं, और अभी देखिए दोनों का मेल है। अभी रमजान चल रहे हैं, अभी नौरते भी चल रहे हैं। दोनों लोगों के, हिंदू और मुसलमान दोनों के इस समय त्योहार हैं, फास्ट रख रहे हैं सब लोग। मेरा उन तमाम लोगों से कहना है कि आप लोग जरूर इस बात को सोचिए कि अगर इंसानी जिंदा नहीं रहेगा, अगर इंसानी नहीं रहेंगे, तो हम किसके लिए पूजा करेंगे, हम किसके लिए इबादत करेंगे, किसके लिए गॉड से जो है वो करेंगे। तो मैं तमाम लोगों से मेरा ये कहना है